एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज ये जो पर्टिकुलर वीडियो है दिस इज रिगार्डिंग द सीएमए एंटर बिजनेस लॉ। ओके, सो वी हैव बीन डिस्कसिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेटली। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसे पोर्शन है जो कि डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से नहीं लिया गया है, आपके सिलेबस का कुछ ऐसा पोर्शन है। सो आई एम नाउ गोइंग टू शो यू दैट कौन कौन से पोर्शन है एंड वी विल डिस्कस इट अकॉर्डिंगली। ओके, सो लेट्स see it on the screen. Okay, for CMA enter, this is how your contract syllabus looks like. Okay, this is your module for chapter 2, 2.1 से लेकर 2.13 तक यहाँ पर आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। अब 2.1 जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आप जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियोस है उस प्लेलिस्ट में जाकर अब जब आप देखोगे तो यहीं से वीडियो शुरू होते हैं। ओके, ऑफर एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें आपको जो पहले के वीडियोस हैं वहां मिल जाएंगे। उसके बाद वॉइड वॉइडेबल अग्रीमेंट्स, ये भी आपको पहले के वीडियोस में मिल जाएगा कवर्ड। देन कंसिडरेशन, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद जो ये टॉपिक है 2.5, प्लीज मार्क इट, 2.5 ई कॉन्ट्रैक्ट्स, एसेंशियल एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स के जो डिटेल्स हैं वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ई कॉन्ट्रैक्ट्स के एसेंशियल को जानने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है, वो सारे डिटेल्स आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद जो आपका ये है टॉपिक 2.6, कॉन्स्ट्रेंट्स टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट के नाम से वीडियोस में मिल जाएंगी, जो पहले के वीडियोस हैं। इसको हम बेसिकली कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं। और उसके बाद ये पूरा जो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन, सारी चीजें हैं वो सब आपको वीडियोस में मिल जाएंगी। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द वीडियोस वन बाय वन। ओके, फिर वीडियोस का जो लास्ट पार्ट आपको मिलेगा वहां पर आपको क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, पॉइंट वाइज। जिस तरीके से आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, आपके चैप्टर में जिस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, उससे बेटर वे में विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए काम आएंगे, वैसे पॉइंट्स और एग्जाम्पल के साथ में मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इन सारी चीजों को। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो 2.8 है ये भी हम अलग से डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है, जैसे कि मैंने आपको ई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बताया। सेम विथ रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज, इनको भी हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियोस में। देन इट इज इम्पॉसिबिलिटी एंड फोर्स मेजर, या फिर फोर्स मेजर भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो ये भी जो क्लॉज है ये भी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, ये भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद टर्मिनेशन बाय नोवेशन, ये जिस वीडियो में आपको टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वहां पर ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। टेंडर प्रोसीजर ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, टेंडर प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद ये जितने भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, वो सब मैंने अभी जो वीडियोस पिछले कुछ दिनों में डाले हैं वहां पर मैंने डिस्कस कर दिया है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। जो यहाँ पर दिया हुआ है उससे बेटर वे में हमने वीडियोस में आपको डिस्कस करके बता दिया है, समझा दिया है। सो प्लीज गो बाय द वीडियोस। जो पॉइंट्स मैंने आपको वीडियोस में दिए हैं, दोज पॉइंट्स आर मोर क्रोनोलॉजिकल और मोर कोहेरेंट, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपके चैप्टर में जिस तरीके से दिया हुआ है वो बहुत आगे पीछे है। अगर आप चैप्टर वाइज जाने की कोशिश करोगे, चैप्टर में जो मॉड्यूल्स है उसके हिसाब से जाने की कोशिश करोगे, तो इट विल बिकम कंफ्यूजिंग फॉर यू। ओके, सो ऑल दीज हैव बीन टेकन केयर ऑफ। तो जो टॉपिक्स मैंने आपको दिखाया वही सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डायरेक्टली नहीं दी गई है, वो अलग से कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन डायरेक्टली उनके सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको नहीं मिलेंगे। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको आपके सिलेबस का पार्ट बनाया गया है? तो इसको आपके सिलेबस का पार्ट इसलिए बनाया गया है कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हो, रियल लाइफ में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बिजनेसेस को चलाने के लिए होते हैं, बिजनेस क्लाइंट के बीच में, बिजनेस टू बिजनेस के बीच में, बिजनेस टू कस्टमर के बीच में, या कहीं पर भी कोई
कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर ये सारे क्या कहें इनको, प्रोविजंस आपको देखने को ओके। तो ये सारे प्रोविजंस इसीलिए आपको, या इनको हम क्लॉजेस कहते हैं, जब आप रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो वी कॉल इट क्लॉजेस। ये सारे क्लॉजेस आपको वहां पर मिलेंगे। तो उन क्लॉजेस का क्या आपको मीनिंग निकालना है, यही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। So this will be assignment of contract, representation and warranties, impossibility and force measure, tender procedure of government contract, and e-contracts. Okay? So एक बार और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, ये सारे टॉपिक्स को समझने के लिए यू नीड टू नो द वेरी एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में शुरुआत से जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया जाता है, वहां से लेकर जो स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको जब आप कंप्लीट कर लोगे देन यू शुड कम टू दीज, क्योंकि ये जो है ये स्पेशल क्लॉजेस है जो रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होते हैं। तो जब तक आप ये नहीं जानोगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है, तब तक ये सारे क्लॉजेस आप नहीं समझ पाओगे। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग फोर्स मेजॉर, ई कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके डिटेल्स। अब पूरे कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ने के बाद हमें ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो तो वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, सेक्शन 32 के हिसाब से हम ये जानते हैं कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर वो किसी अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड हो, जो कि अनसर्टेन इवेंट नहीं होने वाला है, तो वो क्या हो जाता है, अनइन्फोर्सेबल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। सेक्शन 36 कहता है अग्रीमेंट कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। सेक्शन 56 कहता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। अब इन सारी सिचुएशंस में हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब एक सिचुएशन आता है जिसको हम कहते हैं फोर्स मेजर क्लॉज। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में, हम लोग बार बार प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, जब एक्चुअल लाइफ में आप कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे जो किसी बिजनेस को करने के लिए बनाया गया होगा, तो वहां पर एक फोर्स मेजर क्लॉज मिलेगा आपको, जहां जो क्या कहता है, जो होता क्या है, ये होता है ग्राउंड फॉर अवॉइडिंग ऑब्लिगेशंस ड्यू टू अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस। कोई ऐसा सर्कमस्टांस हो जाए जो कि पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड, तब क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का। सो अनिल अनेबल टू डिलीवर लेबरर्स ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन, ये क्या है, एक फोर्स मेजर क्लॉज का पास का एग्जाम्पल है। कोविड-19 लॉकडाउन से क्या होगा, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो उस टाइम पर, अगर वो टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट था, उस टाइम पर ही उसको पूरा करना था, तो उसको पूरा नहीं किया जा सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो फोर्स मेजर एक क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहां पर वैसे सिचुएशंस दिए रहते हैं जो कि पार्टीज के कंट्रोल के विद इन नहीं है, और अगर वैसा कुछ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। उसके लिए कोई भी पार्टीज एक दूसरे को सू नहीं कर पाएंगी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर अनिल ने अपना प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाया लेबरर्स देने का, तो जो अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनिल को सू नहीं कर सकता। अनिल लायबल नहीं है, क्योंकि वो अपना काम क्यों नहीं कर पाए, ऐसा सिचुएशन हो गया जो कि अनिल के हाथ में नहीं है, अदर पार्टी के भी हाथ में नहीं। अब डिस्कस करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो कॉन्ट्रैक्ट जो कि पेपर पे नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बन रहा है, उसको हम ई कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। और ई कॉन्ट्रैक्ट और एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में मीडियम छोड़कर उसके लीगैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो एसेंशियल फीचर्स हम एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं, उसको वैलिड होने के लिए वही फीचर्स ई कॉन्ट्रैक्ट में भी नेसेसरी है। सिर्फ टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया तो आपको लिखकर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी आप ईमेल के थ्रू बना सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बना सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जितने भी हम लोग ई ट्रांजैक्शंस देखते हैं, ई कॉमर्स देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, आप जो भी सेल एंड परचेस कर रहे हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, वो क्या है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जितने बार भी आप आई बटन पे क्लिक करते हो किसी भी पेज को, वेबसाइट को खोलने के बाद, वो क्या है, वो ई कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो भी एसेंशियल्स है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी चीजें ई कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, लॉफुल कंसिडरेशन होगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब ई कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या मेजर फीचर्स हम देखते हैं, तो ये स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, जल्दी आप जिस काम को लिखकर
एक दूसरे को डिलीवर करके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज को जितना टाइम लगेगा, उससे जल्दी आप ईमेल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर एक मेजर रोल प्ले करता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिटेल्स में बताता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली एक इनक्रिप्टेड फॉर्म है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, इनक्रिप्शन है, जैसे कि आपने अपने व्हाट्सएप में देखा होगा, उसको कोई थर्ड पार्टी नहीं देख सकता है। और ईमेल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्सिबिलिटी ऑब्वियसली है। अगर वो जो भी एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एसेंशियल फीचर्स होते हैं उनको पूरा कर रहा है, तो ई कॉन्ट्रैक्ट भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इलेक्ट्रॉनिकली साइंड मतलब डिजिटल सिग्नेचर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट में अफिक्स्ड है, ई कॉन्ट्रैक्ट्स में अफिक्स्ड है, तो वो उसको ज्यादा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकली साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स लीगली बाइंडिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साइंड नहीं भी है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ई फॉर्मेट में है, तो वो लीगली बाइंडिंग होता है। और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट का हार्ड कॉपी नहीं मिला, मुझे ईमेल में मिला था, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? मैंने जैसा आपको बताया कि फॉर्म ऑफ इनक्रिप्शन है। एक की, एक पासवर्ड जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उसके पास होगा, और एक पासवर्ड होगा उसको खोलने का, एक की जिस पर्सन को, जो अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। और वो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी जिसके पास वो की है, सिर्फ वही दोनों पार्टीज उसको देख सकती हैं। सो दिस इज हाउ डिजिटल सिग्नेचर वर्क्स। And if you're more interested in knowing about digital signature, फिर you have to go to Information Technology Act 2000, और वहां आपको मिलेगा कि क्या है लीगली डिजिटल सिग्नेचर और किस तरीके से उसको क्रिएट किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप अगर अपने लैपटॉप के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदना चाहते हो या विंडोज खरीदना चाहते हो, क्या होगा? आपको वो हार्ड कॉपी तो मिलेगा नहीं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा या फिर एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से जाकर वो की डालकर, पहले आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, सॉफ्टवेयर में वो की आप डालोगे, और वो आपके परचेज को वैलिडेट करेगा कि ये आपने परचेज किया है और इसके अंदर जो जो फंक्शंस है उसको आप यूज कर सकते हैं। अब वहां पर जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो और उसको अपने कंप्यूटर में चलाने की कोशिश करते हो, रन करने की कोशिश करो, तो आपको हमेशा आई अग्री का बटन क्लिक करना पड़ता है। तो ये आई अग्री क्या करता है? ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है। तो जब भी आप जहां पर भी आई अग्री या टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीजों पर क्लिक करते हो कभी भी ऑनलाइन मीडियम में, तो वहां पर आप एक ई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हो, और वहां पर अगर आप उसको खोलकर नहीं भी पढ़ रहे हो, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन से आप बाउंड हो जाते हो। अब कॉन्ट्रैक्ट के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे हम आते हैं, जो कि है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है? तो टेंडर के थ्रू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पहले इनविटेशन टू ऑफर मांगा जाता है। पेपर्स में आप देखोगे टेंडर्स निकलता है, टेंडर्स का एडवर्टाइजमेंट निकलता है। तो टेंडर क्या है? टेंडर हमें लीगली पता है कि टेंडर है इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, टेंडर ऑफर नहीं है, टेंडर इनविटेशन टू ऑफर है। अब लेट्स से किसी गवर्नमेंट स्कूल में फर्नीचर सप्लाई करने का टेंडर है। तो ये क्या है? जो भी फर्नीचर अपन बेचना चाहता है गवर्नमेंट को उस स्कूल बिल्डिंग के लिए, वो उस टेंडर को भरेगा। फिर बिड्स रिसीव किया जाता है टेंडर के ऊपर, कौन कितने में फर्नीचर प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को। और जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा सारे बिड्स में से, जो जिसका भी बिड एक्सेप्ट किया जाएगा, तब वहां पर जाकर एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बिडर। अब यहाँ पर टेंडर के अंदर क्या होता है, क्या चाहिए, किस टाइम तक चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, किस प्राइस रेंज में चाहिए, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं। और इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं वो अपना प्रपोजल, जिसको हम बिड कह रहे हैं, वो गवर्नमेंट को सेंड करती हैं, और वहां से टेंडर को, बिडिंग को, जो भी बिड्स किया गया है, जो डिटेल्स कंपनीज ने, पार्टीज ने भेजा है, उसको सेलेक्ट किया जाता है। So let's see this example. Local government school required installation of fans and lights in classroom, for which they publish a request for tender in National Daily. मतलब एक national newspaper में जो डेली पब्लिश होता है, वहां पर इसका टेंडर पब्लिश किया जाता है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपनीज अपना बिड सबमिट करेंगे कि हम इतना बल्ब, इतना फैन, इतने प्राइस पर प्रोवाइड कर सकते हैं। हनीवेल कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है, वो जो प्राइस कोट कर रहा है और जो क्वालिटी कोट कर रहा है उसको सेलेक्ट किया जाता है। Who quoted the least price for installation of fans and light bulbs? तो इस तरीके से जो टेंडर है, टेंडर से बिड सेलेक्ट होते हैं, और बिड के बाद जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट
कंक्लूड होता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कुछ जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं जो 2017 में बनाए गए थे, वो अप्लाई होते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। क्या है ये रूल्स? कंपाइलेशन ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस रूल को बनाया है। एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग विद पब्लिक फाइनेंसेस। जहां पर भी पैसे को खर्च किया जाना है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वहां पर ये रूल्स अप्लाई होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीजें इस रूल्स में दी गई हैं। तो ये एक सेंट्रल गाइडलाइन है जिसके बेसिस पे, जिसके रूल्स को फॉलो करके गवर्नमेंट टेंडर्स को निकाला जाता है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाया जाता है। लेकिन हर स्टेट अपना रूल बना सकता है, उसको जीएफआर को ही एग्जैक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट जीएफआर एक गाइडलाइन की तरह, एक मॉडल रूल की तरह वर्क करता है और हर स्टेट अपने अपने रूल्स उसके बेसिस पे बना सकते हैं। अब इस 2017 रूल के हिसाब से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अथॉरिटीज विद फाइनेंशियल पावर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट जिनको बनाने का पावर है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, उनको कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए? एफिशिएंट, इकोनॉमिक और ट्रांसपेरेंट। ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। इसका यार्डस्टिक क्या है? डिस्क्राइब सब्जेक्ट मैटर ऑब्जेक्टिवली। जो टेंडर है वो अच्छे से पब्लिश होना चाहिए। किस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उसमें पूरे क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, किस प्राइस पे गवर्नमेंट चाहती है, ये सारी चीजें उसमें कंप्लीटली मेंशन किया होना चाहिए। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, किस स्टैंडर्ड का चाहिए, इंटरनेशनल, नेशनल, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए जो भी फीचर्स नीडेड हैं वो सारी चीजें उसमें ट्रांसपेरेंटली मेंशन्ड होना चाहिए। जितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतना ही क्वांटिटी खरीदा जाए, वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का। प्रोसीजर, किस प्रोसीजर से बिड्स को सेलेक्ट किया जा रहा है वो फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। प्राइस जो है, किस बेसिस पे प्राइस को सेलेक्ट किया गया है वो रीजनेबल होना चाहिए और क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन जो भी हुआ है, किस किस ने बिड सबमिट किया था, किस बेसिस पे बिड को सेलेक्ट किया गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स में होने चाहिए। और टेंडर के साथ टेंडर का पब्लिकेशन होना चाहिए पहले तो किसी ना किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ताकि सारे लोग जो भी उसमें इंटरेस्टेड हो वो अपना बिड वहां पर भर सके। और मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बनाना चाहिए कि पूरे साल भर में उनकी क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाने का ये एक ब्रॉड रूल्स है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाला है 2017 में, और इसको फॉलो करके ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाया जाता है। लेकिन स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत रूल्स इधर उधर डिफर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको क्यों पढ़ाई जा रही है? ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, टेंडर प्रोसीजर इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स। क्योंकि जब आप असाइनमेंट, वारंटीज, फोर्स मेजर, क्योंकि जब आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पर ये सारे क्लॉजेस आपको मिलेंगे। जब आप काम करोगे एज अ सीए, सीएमए, तो वहां पर आप प्रैक्टिकली कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करना है, किस क्लॉज का क्या मतलब निकलता है जो कि डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो सारी चीजें भी आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में पता होनी चाहिए, जो आपको काम करने में एफिशिएंट बनाएंगे। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।